नमस्कार दोस्तों। 16 सितंबर 2022 के डेली द हिंदू न्यूज़ और विज़न आईएएस के डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या क्या है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी कि आपको पता है कि आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज ए ओजोन डे। ठीक है। सो ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि ओजोन्स की क्या क्या कन्वेंशंस हैं जिनको हमने रेटिफाई किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और ओजोन है क्या। अगर सबसे पहले बात किया जाए कि ओजोन है क्या, जब ऑक्सीजन के 3 मोल साथ में मिलते हैं तो ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। ओजोन क्या है, जैसे अगर मैं अपनी अर्थ के बारे में बात करें तो लेट्स से ये हमारी गोल गोल अर्थ है। तो अर्थ के चारों ओर क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर, जो हमारी अर्थ है उसके चारों ओर एटमॉस्फेयर की कई सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारी टोपोस्फेयर हो गया, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर इसके बाद मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। ठीक। तो मान लीजिए कि हमारी अर्थ की यहाँ से पहली लेयर स्टार्ट हो रही, तो पहली जो लेयर है वो है हमारी टोपोस्फेयर और उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए ओजोन दो तरह के होते हैं, एक होता है गुड ओजोन और दूसरी होती है बैड ओजोन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो ओजोन ट्रोपोस्फेयर में उसको हम लोग बैड ओजोन कहते हैं और जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में उसको हम लोग गुड ओजोन कहते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए ट्रोपोस्फेयर वाली ओजोन क्या करती है, देखिए जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में है वो क्या करती है, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे हमें बचाती है। तो वो ओजोन हमारे लिए क्या हो गई, अच्छी हो गई जो स्ट्रेटोस्फेयर में है। लेकिन जो ओजोन ट्रोपोस्फेयर में वो क्या करती है, जो भी हम हीट जनरेट करते हैं अर्थ में अपने सराउंडिंग्स में, वो यहाँ से जाके टकरा के ट्रोपोस्फेयर से वापस कहाँ आ जाती है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है। तो अर्थ को वो और ज़्यादा गर्म कर देती है। बात समझ गए? और कई सारी हार्मफुल गैसेस की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर वाली जो ओजोन की लेयर है वो क्या हो रही है, टूट रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सूर्य की किरणों की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारे अर्थ पर आ रही है एंड इट कॉजेज द स्किन कैंसर एंड मैनी मोर टाइप ऑफ डिजीज। ठीक है। और ये बढ़ क्यों रही है? कई सारी गैसेस का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं उसकी वजह से बढ़ रही है। थोड़ा इसके मैं और बात समझते हैं यहाँ पर। देखिए अभी अगर मैं बात करूँ कि एक प्रोटोकॉल साइन हुई थी 1987 में। ठीक है। और उसके बाद किस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये एक रेगुलेशन है रिगार्डिंग द ओजोन डिप्लीशन। ठीक है। तो ओजोन डिप्लीशन के रिगार्डिंग एक रेगुलेशन दैट इज कॉल्ड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था उसको साइन किया गया था 1987 में और जो केम इनटू फोर्स आया था 1989 में। ठीक। और इंडिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेंबर बन गया था 1992 में। ठीक। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहता क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ये कहता है कि भाई देखिए आपने करना क्या है, जितनी भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो वो जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं हमें उनको क्या करना है, उनको ख़त्म करना है या कम करना है। अगर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की बात करें तो कौन कौन से सब्सटेंस ओजोन डिप्लीटिंग है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, जिसे हमने कहा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। पहले बात हो रही थी कि जो सबसे ज़्यादा जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो खराब है वो कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हमने पहले ये सोचा कि हम जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका इस्तेमाल नहीं करके हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। पर बाद में पता चला कि नहीं, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है वो भी क्या है, काफ़ी हद तक वो भी ख़राब है। तो इसी वजह से अब इनके जो दोनों के यूज़ का काफ़ी हमने कम कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो देखें तो ओजोन क्या करती है, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। और कई सारे अगर मैं केमिकल्स की बात करूँ जो मैन मेड हैं और जो क्या करते हैं, जो ओजोन के डिप्लीशन में हेल्प करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, मेथिल ब्रोमाइड है, मेथिल क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है। और CFC दैट इज की बात की क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC। ठीक। तो ये बात हो गई हमारी ओजोन के रिगार्डिंग। फिर मैं आगे बात करूँ, अगर सेंटर टू फाइन लैगर्स स्टेट फॉर द नॉट मीटिंग द टारगेट ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देखिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये 2016 में मोदी जी ने चालू की थी। ठीक। इस योजना के अंतर्गत हमारा जो एम था, ये एम था कि हम 2.95 करोड़ जो है पक्का हाउसेस बनाएंगे 2022 तक। ठीक है। बट हमें पता है कोविड आ गया, तो कोविड के आने के कारण हमने क्या कर दिया, जो टारगेट को 2024 तक हमने पोस्टपोन कर दिया। ठीक।
तो अभी क्या है, अभी हम लोगों को, हमने सिर्फ 2.02 करोड़ घर बनाए हैं और बनाने कितने हैं 2.95, ठीक। और हमारे पास समय कितना बचा है, लगभग 19 महीने का समय बचा है। तो यही सेंटर कह रहा है कि भाई आपने अपने जो काम की जो रफ्तार है, जो पेस, उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण वाला है, इसका ये जो स्कीम है, दिस इज़ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखिए दो तरह की स्कीम होती है, पहला होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती हैं जिसमें पूरी फंडिंग सेंट्रल से जाती है, ठीक है, और सेंट्रली उसका कार्यभार संभालता है। बट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती हैं जिसमें स्टेट को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बट सेंटर भी कुछ असिस्टेंस देगा आपको, ठीक है। दिस इज़ अबाउट इट। अगर नॉर्मली केस की मैं बात करूं, जो कि अमूमन सारी स्कीम्स में होता है, कि एक नॉर्मल अगर स्टेट है उसमें 60-40 का रेशियो रहता है, यानी कि जो सेंट्रल देगा वो कितना देगा 60% और स्टेट देगा 40%। पर अगर कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, आपको पता है कि इंडिया की मेनलैंड जो है, इन द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज मोर डेवलप्ड इन कंपेयर टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, क्लियर। सो नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है वो क्या है, कम डेवलप्ड है, इसीलिए वहाँ में जो फंडिंग जाती है सेंटर से वो 90% तक की फंडिंग जाती है, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही है, ये यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो रही है, ठीक। चैलेंजेस क्या क्या हैं, अगर चैलेंजेस की बात करें तो पहले तो पता है कि हमारी इन्फ्लेशन अभी इतना चल रहा है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन भी प्रॉब्लम हो सकता है। और फिजिकल वेरिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, डिलेड पेमेंट। तो मेन सिर्फ इतना था यहाँ पर कि ये स्कीम कब चालू की गई, ठीक है, क्या क्या इश्यूज़ हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें हम, जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट को सेटअप करेंगे। देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो प्रचलन है वो काफ़ी चल रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट या फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, ये क्या है। देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का मतलब आपको पता है कि जो जुडिशरी है उसमें पेंडेंसी ऑफ केसेस इतनी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हम क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, हम कई सारे मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं। जैसे हम कोई इंटरवेंशन का मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं, जिससे हमने कोर्ट के बाहर ही क्या कर ली, मंडवाली कर ली, ठीक है, कोई समझौता कर लिया। तो उसी तरह जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं ये थोड़ा सा अलग कैसे काम करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, जैसे हमारी जो 14 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था, रिकमेंड किया था किसको, फास्ट ट्रैक कोर्ट को। और उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट को इसलिए रिकमेंड किया, वो कह रहे थे कि भाई देखिए जितने भी केसेस बढ़ रहे हैं, अब जुडिशरी सारे केसेस तो नहीं ले सकती, इतने सारे पहले से केसेस पेंडिंग है। तो जो हीनियस क्राइम है, काफ़ी सारे जो क्राइम्स हो रहे हैं विमेंस के रिगार्डिंग, चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग, बच्चों के रिगार्डिंग, सीनियर सिटीजन से रिगार्डिंग, ठीक है, तो रेप से रिगार्डिंग, तो ये जितने भी जो केसेस हो रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, और जो भी पेंडिंग पड़े हैं 5 सालों से ज़्यादा, तो उनको जल्दी से आप उनकी हेयरिंग चालू की है, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर हो गया तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रहेगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या हो गया कि इसमें स्टेट भी अपना पार्टिसिपेशन करेंगे, ठीक। और इससे क्या होगी, देखिए जो हेयरिंग्स है, जैसे हमारे कहा रेप की हेयरिंग हो गई, या प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉस्को एक्ट, तो पॉक्सो एक्ट हो गया रेप के रिगार्डिंग, या कोई भी बेसिकली ऐसी प्रोसीडिंग जिसका जो रिड्रेसल है हमें अर्जेंट चाहिए, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम फास्ट ट्रैक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक क्या करता है, सेटिंग अप ऑफ द फंक्शनिंग एंड द फॉल अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो फास्ट ट्रैक की जो फंक्शनिंग है, उसका जो कैसे काम करेगा, ठीक है, उसका जो सेटअप कैसे होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के मतलब क्या, हाई कोर्ट के अंतर्गत, ठीक है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अगर मैं बताऊं कि अभी तक 1800 जो थे फास्ट जो 1800 अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स थे, ठीक है। तो 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में से अभी तक सिर्फ 896 जो है फंक्शनल है और बाकी बचे हुए हैं, ठीक। तो ये कुछ यहाँ पर चीज़ें दी गई हुई हैं। फिर चैलेंजेस क्या क्या हैं, अगर जैसे एडवांटेज मैंने आपको बता दिए, एडवांटेज क्या है कि जितने भी जो ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें हमें तुरंत रिड्रेसल चाहिए, वहाँ पर ये फास्ट ट्रैक चीज़ें जो हैं वो हेल्पफुल हो सकती हैं। एंड by incorporation of these fast track courts the burden of judiciary will also be reduced, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। देखिए जब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आईटी डिपार्टमेंट चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में एप्लीकेशन जो है, जो पटिशन है, वो ऑनलाइन भी फाइल होगी, तो पूरा एक हमें एक नया मैकेनिज्म चाहिए, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस का लेबोरेटरी भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए ताकि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जो फंक्शनिंग है उसको और बेहतर बना सकें।
फिर बात करते हैं, एक आर्टिकल आया है क्या वाटर वेस्ट मैनेजमेंट से रिगार्डिंग। वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो आर्टिकल है इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो वाटर वेस्ट है वो कैरेक्टराइज होता कैसे है। देखिए वाटर वेस्ट आजकल आप देख रहे हैं कितना हो रहा है यहाँ पर, तो वाटर वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, वो कैसा है उसमें मिक्सड ऑफ द वाटर, वेस्ट वाटर जनरेटेड बाय द हाउस होल्ड, ठीक है, एंड रेनफॉल। तो जो भी वाटर क्या है जो रेन से ऐसे बाहर बह के जा रहा है, ठीक है, या फिर जो घर से पानी निकल रहा है, तो ये इतना पानी बर्बाद होता है, कितना बर्बाद होता है कि इंडिया में पर डे 72,368 मिलियंस लीटर पर डे जो वाटर जो है वो वेस्ट होता है, जिसमें से सिर्फ हम लोग 1/3 को सेव कर पाते हैं या उसको रिसाइकिल कर पाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी चैलेंज है, और अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत भी, ठीक है, या नीति आयोग के अंतर्गत भी, तो हमें क्या करना है, हमें हमने डेनमार्क के साथ कई सारे एग्रीमेंट किए हैं इनोवेशन के कि हमें वाटर को क्या करना है, कंजर्व करना है। आप देख रहे हैं कि जो ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट करते ही जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या सोल्यूशन हो सकता है उसको, ग्राउंड वाटर डिप्लीट तो कर रहा है, हम उसका जुडिशली यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ग्राउंड वाटर फिर से रिप्लेनिश हो सके तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोचना है। इंडिया में कोई एक्ट है, हाँ बिल्कुल एक्ट है, वाटर एक्ट है हमारा 1974 का, वाटर सेस एक्ट 1977 का, उसके बाद अटल मिशन फॉर द रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत मिशन, वो फोकस किस में करता है, रिसाइकलिंग और रीयूज ऑफ द ट्रीटेड वेस्ट वाटर। फिर स्वच्छ भारत मिशन भी है, स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी ने 2014 में लॉन्च किया था, ठीक है। और उसके बाद स्वच्छ भारत जो मिशन है वो मैनेज करता है क्या, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को देखता है, ठीक है, बट ये अमृत मिशन के अंतर्गत इंक्लूडेड नहीं है, ठीक। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो सेंटर है, सेंटर एंड द असम गवर्नमेंट साइंड अ ट्रिपटाइट एग्रीमेंट विद द 8 आर्म्ड ट्राइबल्स। देखिए क्या है कि देखो नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है ट्राइबल के इश्यूज काफ़ी रहता है, तो सेंटर ने भी क्या किया हुआ है, कई सारे उन्होंने कई सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं। एंड अमित शाह ऑल्सो सेड कि अब जो ट्राइबल्स की जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे रिजॉल्व होती जा रही है, ठीक है। ट्राइबल की अगर बात की जाए तो ट्राइबल्स क्या होते हैं कि जैसे वो अपने जो भी उनके इश्यूज़ हैं, लोकल इश्यूज़ हैं, उनके कल्चरल सेंटिमेंट्स हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम उनको कुछ नई चीज़ इनकॉर्पोरेट करने को देते हैं तो वो उनको गवारा नहीं होता, ठीक है। तो ये कहने का क्या मतलब है कि वो अपने ही एक जो उन्होंने एक एम्बियंस बनाया हुआ है उसमें रहना चाहते हैं, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, और कभी कभी वो अपने कल्चरल डिस्टिंक्शन को इतना ज़्यादा मानने की वजह से वो अपने लिए एक इंडिपेंडेंट लैंड की भी डिमांड करते हैं, बट समटाइम्स वी कांट फुलफिल दैट थिंग। सो यहाँ पर जैसे मैं अगर बात करूँ कि एग्रीमेंट को, कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो इंडिया ने अभी रिजॉल्व किए हैं रिगार्डिंग दिस ट्राइबल इशू। तो जैसे आपको पता है कि अभी लास्ट ईयर जो असम के बोडोलैंड का जो बोडो अकॉर्ड का था इशू, वो था, कार्बी एंगलोंग एरिया था असम का, वो भी हमने रिजॉल्व किया हुआ है। असम मेघालय का जो इंटर बॉर्डरी जो डिस्प्यूट्स है वो भी हमने सेटल किया हुआ है, ठीक है। और हमको पता है कि अब जो आसफा एक्ट है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1958, तो भी न्यूज़ में रहा हुआ था काफ़ी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पक्का पता होगा। फिर बात करते हैं कि की रीज़न जो दिक्कत क्या है, मैंने बताया भी कि देखिए ये जो नॉर्थ ईस्ट का जितना भी रीजन है हमारा, वो क्या है, बड़ा सेंसिटिव रीजन है। वहाँ का जो बॉर्डर है वो क्या है, पोरस है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, ठीक है। तो इवन अगर जैसे इंडिया का कोई भी, मतलब इंडिया के अदर मेन लैंड पार्ट का कोई इंसान अगर नॉर्थ ईस्ट जाता है तो उसको इन लैंड परमिट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ही पोरस बॉर्डर है। और इवन अगर कोई इंडिया के अदर पार्ट का जो इंसान है वो वहाँ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, अगर जाके अगर वो रह रहा है वहाँ पर्टिकुलरली, तो वो उनकी जो ट्राइबल आइडेंटिटी है उसको भी एज अ थ्रेड कंसिडर कर किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी अदर आदमी वहाँ पर जाके पूरा प्रॉपर अपना सेटलमेंट ना बनाए, ठीक है। देन उनकी जो मैंने बताया कि जो जो उनकी जोग्राफिकल लोकेशन है वो क्या है, काफ़ी डिस्टिंक्ट है, ठीक है। और कम्युनिकेशन गैप है, रीजनल वेरिएशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको अलग बनाती हैं फिलहाल द रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। तो उन्हें भी सॉवरेंटी चाहिए, डेफिनेटली विल गिव देम सॉवरेंटी, बट विद इन अ लिमिटेड within the limited frame, okay। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, गवर्नमेंट पैनल्स कॉल्स फॉर द रेगुलेटरी बॉडी न्यू लॉ फॉर द ऑनलाइन गेमिंग। देखिए ऑनलाइन गेमिंग जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, और ऐसा मानना है कि 2025 तक जो उसका एस्टिमेटेड वर्थ होगी दैट कुड बी द 5 बिलियन।
सो इट इज़ वेरी मच, ठीक है। फिर मैं बात करूं कि अगर ऑनलाइन गेमिंग के बारे में, ऑनलाइन गेमिंग जो है, हमारे इंडिया का जो पहला स्टेट है जिसने ऑनलाइन गेमिंग को लीगलाइज किया या उसके लिए एक लॉ लेके आया, वो था सिक्किम। सिक्किम में क्या किया, सिक्किम ने 2008 में एक लॉ पास किया, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2008, ठीक है। और हमारा, और उन्होंने क्या किया, फर्स्ट इंडियन लेजिस्लेट टू एक्सप्रेसली परमिट द रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग। और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए बेसिकली परमिशन दे दिया। और अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो सिक्किम है वो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी है, ठीक है। अगर बात किया जाए कि ऑनलाइन गेमिंग, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी क्या होता है, जो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से जो बेटिंग है, गैम्बलिंग है, इस तरह के इश्यूज़ भी आने लगते हैं, क्योंकि हमको पता है ऑनलाइन गेमिंग में कई सारी बेटिंग्स होती हैं, गैम्बलिंग होती है। तो जो बेटिंग और गैम्बलिंग है, ये कहीं ना कहीं हमारे 7 शेड्यूल्स की लिस्ट में आता है। भाई जो 7 शेड्यूल है उसमें 3 चीज़ें आती हैं, लिस्ट, लैंग्वेज और लैंड। 3 तरह की लिस्ट होती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल बनाता है सब्जेक्ट्स में, सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट्स में सेंट्रल रूल बनाता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट और कॉन्करेंट में बोथ। तो जो बेटिंग और गैम्बलिंग है ये फॉल करता है किसमें, सेकेंड लिस्ट, स्टेट लिस्ट में। यानी कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक द रूल्स ऑन द पर्टिकुलर गैम्बलिंग एंड बेटिंग, क्लियर। सो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट है, उसकी उसको बना सकता है, ठीक है। तो हमें करना चाहिए, क्या हमें इसमें लॉ बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, दिस इज़ अ क्वेश्चनेबल थिंग। क्योंकि जो सेक्टर है वो बूम कर रहा है काफ़ी, $5 ट्रिलियन की, $5 बिलियन की वर्थ एस्टिमेट की जा रही है बाई 2025 तक। और अभी कितना है, अभी करेंटली ये 1.5 बिलियन में, जो यू कैन जस्ट इमेजिन। पर ऑब्वियसली कुछ इश्यूज़ भी हैं इसके रिगार्डिंग। अगर इश्यूज़ की बात की जाए तो यहाँ पर इश्यूज़ क्या हैं, इशू ये है कि डिफ्रेंशिएशंस बिटवीन द गेम ऑफ द चैलेंज एंड चांस एंड स्किल्स। देखिए जब आप बेटिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपको वो चीज़ अच्छे से आती है तो वहाँ पर आप अपनी स्किल दिखा रहे हो तो सही है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप पत्ते खेलो, ताश खेलो, कुछ भी खेल लो, तो बैटिंग गैम्बलिंग में एक ये होता है कि चांस भी तो हो सकता है कि बाई चांस जीत जाओ, लक बाई चांस जीत जाओ। तो एक ये भी एक फैक्टर है कि आपने कोई चीज़ स्किल से जीती या चांस से जीती, इसका कैसे पता लगाओगे। गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या प्रोविजन लेके आए कि स्किल और चांस के बीच में डिफरेंस क्रिएट कैसे करें, कि वो स्किल से जीता या चांस से जीता, ठीक। देन हमने क्या करनी है, हमें प्रोहिबिट करना है प्लेटफॉर्म एंड गैम्बलिंग वेबसाइट। जो भी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि गैम्बलिंग करवा रही हैं, तो हमें उनको क्या करना है, प्रोहिबिट करना है। और एक क्या करना है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनानी है, ताकि क्या है कि अगर कल को हमारे सामने केसेस आ रहे हैं रिगार्डिंग द ऑनलाइन गेमिंग, या कोई भी देख रहे हैं आप सुसाइड कर लेते बच्चे, तो इसको हम क्या करें, इसको जस्टिफाई कर सके, इसको इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के अंतर्गत ट्रीट किया जा सके। अब्सेंस ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द गेम पब्लिशर, ठीक। फिर बात करते हैं कि पोटेंशियल क्या क्या हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि $5 बिलियन की जो इकोनॉमी है वो हो सकती है 2025 तक थी भी, ये भी एक अच्छी बात है। तो क्रिएशन ऑफ द रेगुलेटरी बोर्ड फॉर द ऑनलाइन गेमिंग, जैसे सिक्किम ने बनाया, तो हर स्टेट बना सकते हैं अपने लिए, ठीक है। अब सेंट्रल सेंट्रल क्यों बनाएगी भाई, स्टेट के सब्जेक्ट तो स्टेट बनाएगी। तो हर स्टेट अपने अपने चीज़ों को कंसिडरेशन में लेके और उसमें पर्टिकुलरली ऑनलाइन गेमिंग पे कोई ना कोई बोर्ड बना सकते हैं, रेगुलेटरी बॉडी या पहले कमेटी बना सकते हैं, ताकि वो कोई अपनी राय दे और उसके अकॉर्डिंग फिर काम किया जाए। और उसके बाद हमें एक न्यू फेडरल ऑनलाइन गेमिंग लॉ लाना पड़ेगा। न्यू फेडरल ऑनलाइन गेमिंग लॉ मतलब क्या, कि हमें अगर सेंटर भी इसमें इंटरफेयर कर रही है तो फेडरल लॉ लाना पड़ेगा, ताकि स्टेट और सेंटर के बीच में कोलैबोरेशन हो सके। बट विद दैट लॉ, विद दिस थिंग, वी नीड अ लीगल फ्रेमिंग, वी नीड अ लीगल बैकिंग फ्रॉम बैक। तो हमें एक पीनल पावर अगर मिल गई आईपीसी 1860 के अंतर्गत, तो वो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, इट प्रमोट्स द 3 टायर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म गेमिंग प्लेटफॉर्म सेल्फ रेगुलेटरी, ये सब ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। देन कोड ऑफ एथिक्स को लाना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स फॉर द गेमिंग पब्लिशर, ठीक है, कि चीज़ें जो हों वो एक राइट मैनर में हों। फिर बात करते हैं अभी एंटी कन्वर्जन लॉ की। देखिए अभी क्या हुआ है कर्नाटक में, क्या हुआ है कि कर्नाटक की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें बसवराज बोमई साहब ने क्या किया, उन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ को पास करा दिया है। एंटी कन्वर्जन लॉ क्या है कि कोई भी आदमी अपने धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, दैट इज जो प्रोसेलाइटिज्म है, जिसको प्रोसेलाइटिज्म कहते हैं, धर्म परिवर्तन, वो नहीं होगा, ठीक है। अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड कर दिया। अपहेल्ड कर दिया मतलब इसको
बिल्कुल ठप्पा लगा दिया कि हाँ बिल्कुल सही है, ये आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 से 28 जो है वो राइट टू रिलीजन की बात करता है। तो कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने ये हाईलाइट किया कि जो आर्टिकल 25 है वो राइट टू रिलीजन की बात करता है, लेकिन वो राइट टू कन्वर्ट होने की बात नहीं करता। ठीक है, राइट टू रिलीजन की बात करता है राइट, लेकिन राइट टू कन्वर्ट होने की बात वो नहीं करता। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने रेव स्टैंसल्स वर्सेस द स्टेट ऑफ द मध्य प्रदेश 1977 केस को कोट करते हुए भी ये अपहेल्ड किया कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ है मध्य प्रदेश का और उड़ीसा। ठीक, कहने का क्या मतलब है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रिकमेंड करते हुए कहा कि 1977 में केस हुआ था जो कि कहाँ का था, एमपी और उड़ीसा के बीच में था, और एंटी कन्वर्जन लॉ को अपहेल्ड कर दिया था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कर्नाटक असेंबली बिल लेके आई ये बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और इवन आर्टिकल 25 में अब जो कन्वर्जन का जो लॉ है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। अभी कुछ समय पहले एक द हिंदू में आर्टिकल निकला था, उसमें भी चीज़ बात कही गई थी, लेकिन उसमें एक क्लाश ये था कि अगर कोई व्यक्ति का जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, यानी कि जो प्रोसेलाइटिज्म की प्रक्रिया है वो जबरन हो रही है, या फिर वो खुद से कर रहा है, ये कैसे पता लगाओगे आप? बात समझे नहीं समझे? कि वो खुद से ही वो धर्म परिवर्तन कर रहा है कि या उसको फोर्स किया जा रहा है, इसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक, फिर हम आगे बात करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है वो दो तरह का होता है। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवहेलना करना, कोर्ट मतलब कोर्ट की। अगर आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो तो उसको कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक, तो अभी हुआ क्या कि जैसे मैं अगर बात करूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप समझ गए क्या होता है, कि कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो। कोर्ट जो होता है वो दो तरह की अवहेलना वहाँ पर होती है, एक होती है सिविल कंटेम्प्ट और एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है कि अगर आप विलफुली यानी कि जानबूझ के आप क्या कर रहे हो कि आप जुडिशरी के किसी भी चीज़ को डिसोबे कर रहे हो, या उसका ब्रीच कर रहे हो, या फिर उसकी अंडरटेकिंग कर रहे हो क्या, ठीक है ना, तो ये अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी भी कोई नियम का विलफुली आपने डिसोबे किया उस नियम को, या आपने उस नियम को तोड़ा, तो ये सिविल कंटेम्प्ट के अंतर्गत आता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? अगर आपने कोई शब्द, मतलब कोई शब्द लिख दिए, यानी कि शब्द की सहायता से लिखित में बोलकर किसी साइन के माध्यम से, या कोई काम ऐसा करके आपने क्या कर दिया, आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसको क्या कर रहा है, स्कैंडलाइज कर रहा है, लोअर कर रहा है, खराब कर रहा है, तो वो आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंतर्गत आ जाओगे, यानी कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके अंदर ऊपर लग जाएगा। या यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्रिजुडाइज और इंटरफेरेंस विद एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अगर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, और उसमें आप बीच में क्या कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो या उसको रोक रहे हो, ठीक है, या कोई जस्टिस का, जुडिशरी का कोई भी काम चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको रोक रहे हो, तो आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स लग सकती हैं। ठीक, अब कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट जो है, इसको इसको जो लीगल पावर, जो लीगल बैकिंग कहाँ से मिली है, इसको मिली है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 गिव्स द स्टैट्यूटरी बैकिंग टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्लियर? तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में हो गया बात। आर्टिकल 129 और 215 कन्फर्म्स द पावर टू पब्लिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली। सो कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 129 के अंतर्गत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप के ऊपर फाइल कर सकता है, और हाई कोर्ट अंडर द आर्टिकल 215। फिर बात करते हैं डी डिकंजेशन प्रिजनर। ये क्या है? आपने क्या करना है कि प्रिजनर को छोड़ना है, उसके बारे में थोड़ी सी बात हो रही है। देखिए ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कोई जो इंसान है वो लगभग अगर 14 साल तक की अपनी बेल को, वो मतलब 14 साल की जेल को काट लेता है, तो उसके बाद वो रेमिशन की पावर उसके पास आ जाती है कि वो अप्लाई कर सके। देखिए बात समझे, अभी जैसे मैं एक बात करूं, अभी केस हुआ था, बिल्किश बानो केस हुआ था, ठीक है, तो इस बिल्किश बानो केस में क्या हुआ था कि जो भी कन्विक्ट्स थे उनको क्या किया, उनको छोड़ दिया गया था। देखिए अगर आपको रिमिशन चाहिए, यानी कि अगर आपको अपनी सजा जो है वो माफ़ करवानी है, कम करवानी है, रिम्यूट करवानी है, कमिट करवानी है, तो कैसे करवा सकते हो? आपको अगर अपनी सज़ा है उसको रेमिशन करवाना है, तो अगर आपको प्रेसिडेंट से करवाना है
ठीक है, तो आपने 1-2 महीने की सज़ा काटी और आप उसके बाद प्रेसिडेंट के पास चले गए अंडर आर्टिकल 72, और आपकी जो बेसिकली पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के अंतर्गत आपकी जो सज़ा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये माफ़ हो जाएगी। उसी जगह पे अगर आप स्टेट में बात करेंगे तो आप गवर्नर के पास जाएंगे अंडर आर्टिकल 161, 1-2 महीने सजा काट गवर्नर के पास चले गए। लेकिन बिल्किश बानो केस में क्या हुआ था, बिल्किश बानो केस में जो भी कन्विक्ट्स थे उन्होंने क्या किया, वो ना ही आर्टिकल 72 के अंतर्गत प्रेसिडेंट के पास गए, ना ही आर्टिकल 161 के अंतर्गत गवर्नर के पास गए, बल्कि वो सीआरपीसी 1973 में सेक्शन 433 और 433A के अंतर्गत जुडिशरी में गए। बात समझे? कहने का मतलब है कि अगर आप प्रेसिडेंट के पास जा रहे हो एज ए पार्डनिंग पावर लेने के लिए, उसकी उसका इसका सहायता लेने के लिए, तो आप 72 के अंतर्गत जा सकते हो, गवर्नर के पास 161 के अंतर्गत जा सकते हो, और इन दोनों के पास जाने के लिए आपको 1-2 महीने जेल में रहने के बाद आप जा सकते हैं कभी भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप सीआरपीसी 1973 में सेक्शन 433 और 433A के अंतर्गत जा रहे हो, जो कि बिल्किश बानो केस में वो लोग गए थे, तो उस कंडीशन में आपको 14 साल की जो जेल है वो मैंडेटरी काटनी पड़ेगी, उसके बाद ही जा सकते हो। इसीलिए वो लोग 14 साल की जेल काटने के बाद ही गए हैं। ठीक, आगे कुछ बात करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़। हाँ है इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक है यहाँ पर जिसे लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये क्या है, ये एक ऐसी काउंसिल है जो क्या करती है, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाती है और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाती है, और इसके फाइनेंस मिनिस्टर्स के क्या हैं, चेयरपर्सन है। ठीक, फिर मैं बात करता हूँ क्या, इंडिया फर्स्ट लिथियम सेल प्लांट। हमको पता है जितनी बैटरी होती है उनमें हमको अब लिथियम की बैटरी बनती है, तो लिथियम हमें चाहिए ही। और अभी हम क्या करते हैं, अभी जो बैटरीज हैं हम सारी इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से, चाइना, साउथ कोरिया से, वियतनाम से, हांगकांग से। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने प्लांट अभी लगाया है कि इंडिया का पहला लिथियम सेल प्लांट लगाया हमने, कहाँ पर, तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये जो है इसकी कैपेसिटी है 260 मेगावाट। ठीक, ये प्लांट है, और ये 60% जो क्या करेगा, 60% जो है, जो लिथियम जो प्रेजेंट है वो यहीं पे 60% ऑफ द इंडियाज प्रेजेंट लिथियम की जो रिक्वायरमेंट को ये सिर्फ प्लांट पूरा करेगा, जो तिरुपति आंध्र प्रदेश में लग रहा है 270 मेगावाट का। ठीक है, और अगर बात किया गया कि इंडियाज की जो लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी जो है वो गुजरात में लगी हुई है 2022 में। ठीक है, लिथियम बैटरी क्या करते हैं, वही हम अपनी बैटरी में, सेल में सब यूज़ करते हैं, घड़ी में, मोबाइल फ़ोन में, यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर एक और न्यूज़ है, लास्ट न्यूज़ है, इसके बारे में बात करेंगे। ये न्यूज़ क्या है, ये न्यूज़ है ई बाल निदान पोर्टल। ये कैसा पोर्टल है, देखिए अभी क्या है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है, उन्होंने अपने जो ई बाल निदान पोर्टल है इसको रिवैम्प किया है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई कंप्लेन फाइल करना चाहते हो आप रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ द चाइल्ड राइट, ठीक है, तो आप ई निदान पोर्टल में क्या कर सकते हो, ई बाल निदान पोर्टल में उसको फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे मैं अगर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की बात करूँ तो 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, लेकिन इंडिया में जो इमरजेंसी नंबर है वो 112 है। अभी बात हो रही थी क्या, जैसे अगर आप इमरजेंसी नंबर में भी फ़ोन लगाओगे तो वो जाता है किसके, पुलिस के पास। ठीक है, 112 इमरजेंसी नंबर। लेकिन अगर चाइल्ड राइट में फ़ोन लगाओगे, 1098 में फ़ोन लगाओगे, तो वो जाता है कहाँ, एनजीओ के पास। देखिए जो बच्चे होते हैं वो सब, अगर पुलिस वाला उनको फ़ोन उठाएगा तो उनसे बात नहीं करेंगे, वो कहने का मतलब कि वो डरेंगे उनसे। तो अगर वहाँ पर कोई एक लेडी बात कर रही है जो स्पेशलिस्ट है, या जो एनजीओ वाले हैं, अगर वो स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड राइट वाले स्पेशलिस्ट हैं बच्चों को डील करने में, तो उनको आसानी होगी, बच्चे अपनी उनसे बात बता पाएंगे कि किस समस्या में फंसे हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट का डिसीजन आया तो उन्होंने क्या कहा कि हम जो 112 के अंतर्गत जो इमरजेंसी हेल्पलाइन है और जो चाइल्ड लाइन है 1098, इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं। कहने का मतलब है नंबर सेम रहेगा, पर जो अब चाइल्ड राइट की जो बच्चों की कॉल है इमरजेंसी नंबर में, ठीक है ना, तो वो जो कॉल्स हैं वो भी कहाँ पर जाएंगी, वो भी पुलिस वालों के पास जाएगी। तो ये कितना जस्टिफाइड है, नहीं है, आप इसमें अपने कमेंट सेक्शन में अपनी जवाब दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो थी वीडियो, ये थी हमारी 16 सितंबर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसके रिगार्डिंग। कैसी लगी आपको वीडियो, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, पढ़ते रहिए।